देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सप्ताह शर्मा। तो शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। रोजगार मेला के पहल के तहत आपको बता दें कि ये जो नियुक्ति पत्र हैं वो बांटे जा रहे हैं। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि अगले 1.5 सालों में 10 लाख लोगों को मिशन मोड में सरकारी नौकरी दी जाएगी। केंद्र सरकार की रोजगार मेला पहल के तहत देश भर में 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी रोजगार मेले के तहत 70,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटेंगे। रोजगार मेले के तहत नियुक्ति केंद्र सरकार के विभागों के अलावा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग विभागों और संगठनों में ये की जा रही है। इसके लिए नवनियुक्त कर्मचारियों का चयन देश भर में किया गया है। रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। देश के 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, कब ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से थोड़ी देर का वक्त बचा है। करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और करीब 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। चूंकि रोजगार मेले के तहत ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और निश्चित रूप से करीब 43 से ज़्यादा जगहों पर देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं और इस दौरान तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कई जगहों पर मौजूद रहेंगे। और रोजगार मेले की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार रोजगार मेले के तहत कई युवाओं को कहीं न कहीं नियुक्ति पत्र बांटे। ऐसे में आज भी जब नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटेंगे तो जिन युवाओं को ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे उनमें से कुछ युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत यानी कि उन्हें संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहीं न कहीं आज रखा गया है। करीब 70,000 युवाओं की अगर हम बात करें और 70,000 युवाओं में हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या मंत्रालय, अलग अलग जो मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों में कहीं न कहीं ये नियुक्तियां हुई हैं और आज नियुक्ति पत्र बांटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। क्योंकि केंद्र सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उनको कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ा जा सके और इसी कड़ी में रोजगार मेले का आयोजन कराया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे के आसपास इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और तमाम जगहों पे जहाँ 43 जगहों पे ये कार्यक्रम रखे गए हैं, इन 43 जगहों पे ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन्हें नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री युवाओं से क्या कुछ बातचीत करते हैं, क्या कुछ संबोधन में अपने कहते हैं। और आपने पिछली बार जब देखा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित किया रोजगार मेले के तहत, उन्होंने कहा कि देश में सरकारी जॉब के साथ साथ लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। रोजगार के साथ साथ रोजगार देने वाला भी बनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने तमाम सारी बातों का जिक्र उस दौरान भी किया था और आज भी संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन युवाओं को संबोधित करेंगे जिन्हें ये नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन युवाओं से क्या कुछ बातचीत करते हैं। फिलहाल एक बड़ा कार्यक्रम जरूर रखा गया है रोजगार मेले के तहत और 43 जगहों पे जहां ये कार्यक्रम रखा गया है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी संभवतः कुछ जगहों पे मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो चाहे जिनको नियुक्ति पत्र देना है वो कहीं ना कहीं वहां पे मौजूद रहेंगे। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो चूंकि संबोधित करेंगे लेकिन संभवतः कुछ लोगों से जब संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा उस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं ये देखना होगा। आप नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो गाजीपुर से बड़ी खबर है जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आएगा। गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। आपको बता दें हत्या के प्रयास के मामले में फैसला आएगा। करंडा थाना क्षेत्र में कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी। मीर हसन ने मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मुख्तार पर दर्ज कराया था हत्या के प्रयास का मामला। आपको बता दें कि उस समय बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल में ही बंद था। 120B के तहत दर्ज था मुख्तार अंसारी पर केस। दोनों मामलों को मिलाकर बनाया गया है अब गैंग चार्ट पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज इस पर फैसला आएगा। पिछली बार
इस फैसले को सुरक्षित कोर्ट की तरफ से रख दिया गया था, लेकिन आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा वो देखना होगा। क्या मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती हैं या और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी और मीर हसन ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मुख्तार पर दर्ज कराया था हत्या के प्रयास का ये मामला और उस समय बाहुबली मुख्तार अंसारी जो था वो जेल में ही बंद था। अब 120B के तहत जो मुकदमा है वो मुख्तार अंसारी पर दर्ज कराया गया था। दोनों मामलों को मिलाकर एक गैंग चार्ट बनाया गया है और उस गैंग चार्ट पर अब सुनवाई तो हो चुकी है, लेकिन इंतजार फैसले का है। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। ये देखना होगा कि ये क्या मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती हैं या बढ़ती नजर आती हैं। तो आज मुख्तार अंसारी पर फैसला आना है। बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल में अभी भी बंद है। अब क्या कुछ फैसला आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों मामलों को मिलाकर पुलिस की तरफ से गैंग चार्ट बनाया गया था। अब इसी पूरे मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, आज फैसला आएगा। तो गाजियाबाद से खबर है जहां ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला। आपको बता दें शाहनवाज बद्दो को देर रात लेकर गाजियाबाद पहुंचे। मुंबई के थाने से फ्लाइट से गाजियाबाद इसको लाया गया है। अब तक करीब 1 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। पुलिस के अधिकारी अभी और पूछताछ करेंगे। दोपहर में यूपी ATS और IB भी पूछताछ कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पूछताछ करना कि आखिरकार बद्दो किसके कहने पर काम कर रहा था या खुद ही मास्टरमाइंड था। ये तमाम सवाल जो पुलिस के जहन में है, सवालों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त जिसको लेकर अब बद्दो से पूछताछ की जाएगी। लंबे समय से तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बद्दो की गिरफ्तारी हो गई है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा मामला। और आपको बता दें कि शाहनवाज बद्दो को देर रात गाजियाबाद लेकर पहुंच गए हैं। कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड इस दौरान मांगी जाएगी। मुंबई के थाने से फ्लाइट से गाजियाबाद लाया गया है। अब बद्दो से न्यूज़1 इंडिया के 10 सवाल हैं। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आइडिया कहां से आया है? गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं? बच्चों को अपने जाल में कैसे आखिरकार फंसाते थे? अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया है? गिरोह के तार कहां कहां फैले हुए हैं? नाबालिग के धर्मांतरण का मकसद आखिरकार था क्या? ये बड़ा सवाल है। शहर के मदरसों के मौलाना का क्या रोल इसमें था? धर्मांतरण के लिए कहां कहां फंडिंग होती थी? फंडिंग के पीछे कौन और कहां के लोग शामिल थे? धर्मांतरण के बाद आगे का उनका क्या प्लान था? ये तमाम सवाल जो न्यूज़1 इंडिया पूछता है और पुलिस भी यही सवाल दागेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस बद्दो के तार कहां कहां जुड़े हुए थे। स्टेप नंबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर धर्मांतरण किया जाता था, तब उसकी जानकारी। स्टेप नंबर 1, बच्चों का ग्रुप बनाया जाता था, बच्चों को गेम में उलझाया जाता था। फेक आईडी पर मुस्लिम लड़के चैट्स किया करते थे। डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए हिंदू लड़कों से चैटिंग किया जाता था। मुस्लिम लड़के हिंदू नाम का यूज करते थे, आईडी बनाते थे। तो ये देखिए तमाम स्टेप। यादराम भारती हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उससे लेते हैं। यादराम, न्यूज़1 इंडिया भी कई सवाल पूछता है, वो कई सवाल पुलिस के पास भी होंगे कि आखिरकार कनेक्शन कहां पर है बद्दो का, कौन लोग उसके साथ शामिल है, आखिरकार क्यों बच्चों को ये निशाना बना रहा था, क्यों धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। ये तमाम सवाल जो कि न्यूज़1 इंडिया भी पूछता है और पुलिस ने भी इन सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। अब आगे क्या कुछ होगा, कोर्ट में कब पेश किया जाएगा और रिमांड कितने दिनों की पुलिस की तरफ से मांगी जा सकती है?
देखिए, जो पुलिस की सबसे बड़ी सरदर्दी थी बद्दो और शहनाज मसूद, वो पुलिस की गिरफ्त में है और एक बड़ी कामयाबी के साथ गाजियाबाद पुलिस उसे लेकर देर रात गाजियाबाद में पहुंची। और अब पुलिस का जो अगला स्टेप होगा वो ये कि आज दोपहर बाद वो बद्दो को गाजियाबाद कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद वहां पर जो कस्टडी रिमांड है उसकी मांग करेगी। और इसके अलावा की बात करें तो जो गाजियाबाद पुलिस है उसके पास 50 सवालों की ऐसी लिस्ट है जो कि बद्दो से उसको पूछने हैं कि आखिरकार जो ये पूरा गिरोह चल रहा था आखिर वो किस तरह से ऑपरेट करता था। क्योंकि अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी की जिस समय गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जो कड़ियाँ थी वो ठीक से जुड़ नहीं पा रही थी, और उसके बाद जब बद्दो की चैट वायरल हुई उसके बाद से ही जो लगातार है जो सवाल है वो जहन में रह रहकर उठ रहे थे। और गाजियाबाद पुलिस भी इन सवालों का जवाब जानना चाहती थी जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बद्दो ही दे सकता है। और चूंकि बद्दो अब पुलिस की हिरासत में है, ऐसे में जो पुलिस है अब उन सवालों का जवाब ढूंढेगी। और इसके साथ ही जो ATS है, IB है या रॉ है, जो तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं और अब बद्दो से पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। फिलहाल रात से ही जो पुलिस है वो बद्दो से पूछताछ कर रही है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिर जो धर्मांतरण है उस धर्मांतरण के पीछे कौन लोग ऐसे हैं, कौन सा गैंग ऐसा है जो पूरा फंडिंग कर रहा है, जो पूरा देखरेख कर रहा है। क्योंकि गाजियाबाद हो, चंडीगढ़ हो, फरीदाबाद हो या फिर मुंबई हो या फिर देश के तमाम जो हिस्से हैं वो हो, उसमें लगातार जो बद्दो है एक ऐसे केस स्टडी सामने आई जिसमें पूरा देश कहीं ना कहीं इफेक्ट है। और एक समय ऐसा आया जब किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस की जांच में इस बात की बात सामने आई कि 400 लोगों का जो धर्मांतरण है वो बद्दो का जो गिरोह है वो करा चुका है। तो 400 एक बहुत बड़ी फिगर होती है और इस फिगर को करने में बद्दो एक अकेला ऐसा नहीं है जो इस पूरे काम को कर सकता है। निश्चित तौर पर एक ऐसा गैंग है जो इस पूरे काम को अंजाम दे रहा है, और वो गैंग कौन सा है और उस गैंग के सरगना कौन है ये बद्दो से पूछताछ में पता चलेगा। उसके अलावा जो अब्दुल रहमान को जिस समय पुलिस ने पकड़ा था एक शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि बद्दो इस गैंग की आखिरी कड़ी है तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि इतने बड़े नेक्सस को ऑपरेट करना और इतना बड़ा मॉड्यूल चलाना वो बच्चों का खेल नहीं है। और कहीं ना कहीं जो एक मास्टरमाइंड है, जो बड़े मगरमच्छ जिसे कह सकते हैं, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उनको पकड़ना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, और ये बच्चों को ज्यादातर निशाना बनाता था। और ऐसे में अब सवाल तो ये पूछा जाएगा कि आखिरकार बच्चे ही क्यों चुने, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो गेम्स में फंसे रहते हैं और गेम्स के जरिए किस तरीके से प्लान बनाया गया और इसके पीछे कौन है, पाकिस्तान का कनेक्शन भी इसमें सामने आया है। हालांकि अब इसका खुलासा तब होगा जब पुलिस की तरफ से पूछताछ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की। तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां इको ग्रीन पर कार्रवाई ना होने पर लखनऊ मंडलायुक्त अब सख्त हुई है। आपको बता दें, मंडलायुक्त ने नगर निगम से इको ग्रीन पर कार्रवाई ना होने का कारण पूछा है। इको ग्रीन कूड़ा उठाने में फेल हुआ, नगर निगम खुद अब कूड़ा उठा रहा है। आपको बता दें, कमिश्नर ने फरवरी में चिट्ठी लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया था। मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त से पूछा अब तक क्या कार्रवाई हुई है। 27 फरवरी को तत्कालीन नगर निगम प्रशासन, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को पत्र लिखा था। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इको ग्रीन पर कार्रवाई ना होने पर लखनऊ मंडलायुक्त अब पूरी तरीके से सख्त है। मंडलायुक्त ने नगर निगम से इको ग्रीन पर कार्रवाई ना होने पर उसका कारण जानने की कोशिश की, पूछा है। इको ग्रीन कूड़ा उठाने पर फेल हुआ, नगर निगम ने खुद कूड़ा को उठाया। कमिश्नर ने फरवरी में चिट्ठी लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया था। मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त से पूछा अब तक क्या कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर हुई है। वहीं 27 फरवरी की तत्कालीन नगर निगम प्रशासन, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को इस पूरे मामले में पत्र लिखा गया था। तो यहां इको ग्रीन कूड़ा उठाने में फेल हुआ, जिसके बाद नगर निगम ने खुद कूड़े को उठाया। कमिश्नर ने फरवरी में चिट्ठी लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया था और इसी को लेकर मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त से पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसके बारे में बताया जाए। 27 फरवरी को तत्कालीन नगर निगम प्रशासन, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को पत्र सौंपा गया था, पत्र लिखा गया था। तो एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं
इको ग्रीन पर कार्रवाई ना होने पर किस तरीके से मंडला जो युक्त है वो सख्त हुआ है, क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से जो मंडलायुक्त है वो सख्त हुआ है इको ग्रीन पर कार्रवाई ना होने पर। एसके, इको ग्रीन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मंडलायुक्त सख्त हुआ और उसके बाद जब कूड़ा नहीं उठाया गया, फेल हो गया, तो नगर निगम ने खुद कूड़ा उठाया। क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ की जो अब सफाई व्यवस्था है, कूड़ा उठाने की व्यवस्था है, उसके अलावा कूड़े के बाद जो कूड़े के ढेर निकलते हैं उससे पावर प्लांट चलाने की जो योजना है, इन सभी का काम इको ग्रीन जो कि चीनी कंपनी है उसके पास में है और लगातार पिछले 2016 से लेकर अभी तक वो कंपनी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। निश्चित तौर पर उस पर कई सवाल उठे क्योंकि बड़े पैमाने पर जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं वो खराब मिली थी, जिसको लेकर उस पर कार्रवाई के लिए कई बार शासन को पत्र भी लिखा गया। नगर निगम ने उसकी जो शर्तें थी उसको पालन न करने पर उसको निविदा रद्द करने की चेतावनी दी। कई बार नोटिस हुए, लेकिन बावजूद इसके इको ग्रीन की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया। हालांकि पूरे मामले को लेकर अभी 1 महीना पहले ही इको ग्रीन कंपनी के साथ नगर निगम ने करार खत्म करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन बावजूद इसके उसकी पहुंच के चलते उसको इस काम से नहीं हटाया गया और लगातार इको ग्रीन कंपनी काम कर रही है। बड़े पैमाने पर पेमेंट इको ग्रीन कंपनी को किया जा रहा है क्योंकि करोड़ों रुपए का पेमेंट राजधानी लखनऊ की सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठाने, उसके अलावा कूड़े के निस्तारण को लेकर होता है, लेकिन बावजूद इसके इको ग्रीन कंपनी पर लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब मंडलायुक्त लखनऊ की तरफ से नगर आयुक्त लखनऊ को पत्र लिखा गया है जिसमें कई बिंदुओं पर सवाल पूछे गए। मसलन कि जो 30 से 34 करोड़ रुपए नगर निगम के खाते में थे वो किन किन मदों में खर्च हुए, उनका कहां उपयोग किया गया, क्या वजह थी वो पैसे निकालने की, वो पैसे निकाले गए तो उनके बिल्स कहां हैं, बहुत सारे विषयों पर नगर आयुक्त से जानकारी मांगी गई है। हालांकि एक पत्र और लखनऊ मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त लखनऊ को लिखा है जिसमें यह कहा है कि इको ग्रीन पर जब कार्रवाई करने के लिए पहले ही संस्तुत की जा सकी है क्योंकि वो अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रही है, तो ऐसी स्थिति में उस पर मेहरबानी क्यों है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई, क्यों नहीं उसका करार खत्म किया गया। और लगातार जब वो अपने जो कार्य हैं उनको करने के बजाय नगर निगम को वो काम करने पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़ा भुगतान उस कंपनी को क्यों किया जा रहा है। इन बहुत सारे विषयों को लेकर मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त से जवाब मांगा है। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि इको ग्रीन जो लंबे समय से लखनऊ में काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश थे, जो करार की शर्तें थी, उनको भी पालन नहीं कर रही है। बावजूद इसके लगातार वो जमी हुई है और अपना पेमेंट भी पूरा ले रही है। तो आखिर ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई क्यों होती है, क्योंकि लगातार सवाल उस कंपनी पर उठे हैं। चूंकि मंडलायुक्त पूरे मामले को लेकर काफी सख्त हैं और लगातार उनकी तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं। अब चूंकि पत्र लिखा गया है, पत्र के जरिए जवाब मांगा गया है, तो अब देखना होगा कि इस पत्र का क्या जवाब लखनऊ नगर निगम की तरफ से मंडलायुक्त को दिया जाता है। चलिए, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। इसके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से खबर आपको बता दें, जब शिक्षक तबादले के लिए अब 5 विकल्प चुन सकेंगे। आपको बता दें, शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए नए नियम बन गए हैं। यूपी में 30 जून तक हो सकेंगे शिक्षकों के तबादले। वहीं लखनऊ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के विद्यालयों के अभ्यर्थी अन्य जिलों का अब आपको बता दें कि आवेदन तबादले के लिए कर सकेंगे। तो 30 जून तक हो सकेंगे शिक्षकों के तबादले, ये बड़ी जानकारी। इसके लिए नया रूल बना दिया गया है। लखनऊ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के विद्यालयों के अभ्यर्थी अन्य जिलों के तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां एसएसबी परिसर के कैंटीन में भीषण आग लग गई है। सिलेंडर फटने से धमाका हुआ, शॉर्ट सर्किट से ये बड़ा हादसा हुआ है। आग लगने से आवास में हड़कंप मच गया। वहीं सुरक्षा को देखते हुए अपार्टमेंट को खाली करा दिया गया है। आईजी एसएसबी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा उन्होंने लिया। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीषण ये आग लगी है। इस तस्वीरों को देखकर आप पता लगा सकते हैं। धमाका इस दौरान देखने को मिला, अफरा तफरी का माहौल इस दौरान देखने को मिला। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका यहां होता है। शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ है, ये जानकारी। आग लगने से आवास में इस दौरान हड़कंप मच गया। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए अपार्टमेंट को खाली करा दिया गया है।
वहीं न्यूज वन इंडिया की खबर का आगरा में बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें, स्टंटबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 स्टंटबाज गिरफ्तार और गाड़ियां बरामद इस दौरान की गई है। चलती कार से स्टंट किए गए थे। खबर चलाने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रंगबाजी के लिए स्टंट कर रहे थे युवक। आपको बता दें, सिकंदरा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद प्रमुखता के साथ इस तस्वीर को दिखाया गया, इस खबर को दिखाया गया और उसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई इस खबर को चलाने के बाद की है। रंगबाजी के लिए स्टंट कर रहे थे ये युवक। और वहीं आपको बता दें कि सिकंदरा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ से खबर है, जहां पीपीपी मॉडल पर बनेगा 5 बस अड्डे। आपको बता दें कि परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसके लिए निर्देश दे दिया है। 5 आधुनिक बस अड्डों के लिए सहमति पत्र भी जारी कर दिया है। कौशाम्बी, गाजियाबाद, वहीं इसके साथ ही विभूति खंड, लखनऊ, सिविल लाइंस, प्रयागराज, गाजियाबाद इसमें शामिल है। तो बड़ी जानकारी है ये। आपको बता दें कि अब पीपीपी मॉडल पर 5 बस अड्डे बनने वाले हैं। इसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। विकासगंज में उधारी के पैसे वापस मांगने पर साड़ू ने युवक को गोली मार दी। वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि सीएचसी अमानपुर से प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल उसको रेफर कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि उधारी के 13,500 रुपए वापस मांगने पर यह विवाद हुआ था। हालांकि अब इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन कासगंज से पूरा मामला, उधार के पैसे वापस मांगने पर युवक को गोली मार दी गई। वहीं आपको बता दें कि गोली लगने से युवक घायल हो गया। अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है, जहां इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। वहीं अंबेडकर नगर का मामला है, जहां माफिया खान मुबारक की हरदोई में मौत का मामला। आज अंबेडकर नगर पहुंचेगा खान मुबारक का शव। खान मुबारक के गांव हर संहार में मुबारक की मिट्टी होगी। आपको बता दें कि मुबारक के गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। अंतिम संस्कार में मुबारक के रिश्तेदार हो सकते हैं शामिल। खान मुबारक के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारी का भाई था खान मुबारक। दोनों भाइयों की अंडरवर्ल्ड में मजबूत पकड़ थी। हरदोई जेल में बंद माफिया खान मुबारक की कल मौत हो गई थी। एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि हरदोई जेल में बंद माफिया खान मुबारक की कल मौत हो गई थी। और माफिया खान मुबारक की हरदोई में मौत का ये पूरा मामला जो कि गरमाया हुआ था, आज अंबेडकर नगर पहुंचेगा खान मुबारक का शव। ये बड़ी जानकारी है। वहीं मेरठ में बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा पर एक और केस दर्ज किया गया है। भूरा ने सील मकान की सील तोड़कर उसे इस्तेमाल कर कानून का उल्लंघन किया है। इसी के चलते पुलिस ने भूरा के खिलाफ मामला दर्ज किया। और आपको ये बता दें कि फिरोज उर्फ भूरा पर गैंगस्टर लगा हुआ है। कुछ दिन पहले ही वो जमानत पर जेल से बाहर आया है, जबकि मंत्री याकूब कुरैशी अभी भी सोनभद्र जेल में बंद है। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया गया है कि पुलिस ने जिस मकान को सील किया था, भूरा ने उसी मकान की सील तोड़ दी और इसी को लेकर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बताया यह भी जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने फिरोज उर्फ भूरा को 3 साथियों के साथ पकड़ा। पुलिस के अनुसार भूरा गैंगस्टर में जेल गया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।